हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे इकोनॉमी के करंट अफेयर्स जो लास्ट 1 ईयर के हैं। और इसमें हम डिस्कस करेंगे जैसे बजट के बारे में, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज स्कीम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडिया कौन सी जगह के ऊपर, कौन सी पोजीशन के ऊपर रहा डिफरेंट चीज़ों में। और ये हमारी कंप्लीट घटना चक्कर का जो है एपिसोड नंबर 4 है। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, आपको पता है। बढ़ते हैं आगे। ये सोशल मीडिया हैंडल्स ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर विपिन गोयल के नाम का, क्योंकि सारे इस लेक्चर्स, क्लासेस, वीडियो सब कुछ यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हमारे पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, किसी के पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं, किसी की यूट्यूब चैनल से भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी तुम्हें डाउट होता है तो यू कैन मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम यहाँ पे, ठीक है, डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। तो यहाँ पे मैसेज कीजिए और अपना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे स्टेट पीसीएस का बैच नंबर 9 हमारा जो है लॉन्च हो चुका था। इन स्टेट पीसीएस के लिए, इन स्टेट्स के लिए तो आप पढ़ सकते हैं लाइव, प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। हर क्लास का रिकॉर्डेड सेशन और आपको हैंड रिटन नोट्स दोनों भाषाओं में, इंग्लिश हिंदी में, और 1-to-1 मेंटोरशिप, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो ये VIP लाइव कूपन कोड आप लगा लेना, तो आप लोगों को जो है डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है। यूनियन बजट 2024-25 का जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था, उसका थीम क्या था? MSMEs, एम्प्लॉयमेंट, स्किल ट्रेनिंग, मिडिल क्लास, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे इनके जो है मेन थीम में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जिसमें एम्प्लॉयमेंट करना था, स्किलिंग करना था, MSMEs और मिडिल क्लास, ये सारे के सारे इसमें देखने को हमें मिलते हैं। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बहुत सारी ऐसी स्कीम, 5 आपकी ऐसी स्कीम इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए थे, जहाँ पे 4.1 करोड़ जो आपके यूथ पॉपुलेशन है, इसको बेनिफिट देना है अगले 5 सालों के लिए। और इसलिए इसके लिए 4.1 करोड़ यूथ के लिए सेंट्रल सरकार ने पैसा दिया है, 2 लाख करोड़ रुपया इसको प्रोवाइड किया है। ये 2 लाख करोड़ रुपया है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से 1.48 लाख करोड़ रुपए जो हैं आपके खर्च किए जाएंगे एजुकेशन के ऊपर, स्किलिंग के ऊपर और आपका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ये पैसे खर्च किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे इस बजट में 4 मेन जो है कास्ट ग्रुप के ऊपर भी फोकस किया गया था। वो 4 मेन कास्ट ग्रुप कौन सी थी? अन्नदाता, पुअर गरीब, यूथ और विमेन। ये ध्यान रखना है, अन्नदाता, पुअर, यूथ और विमेन के ऊपर फोकस किया गया था। इन 4 मेन कास्ट के ऊपर फोकस किया गया है। यूनियन बजट 2024-25 में फाइनेंस मिनिस्टर ने सेट किया फिस्कल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटे का टारगेट कितना % होगा GDP का? तो उन्होंने टारगेट सेट किया कि 4.9% होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये कितना निकल के आएगा? 16.113 लाख करोड़ रुपया, इतना निकल के आएगा। फिस्कल डेफिसिट जो है लास्ट ईयर में 5.8% था, और इस साल इन्होंने 4.9 का जो है GDP का टारगेट रखा है। और यहाँ पे जो है बोला जा रहा है फिस्कल डेफिसिट जो 2024-25 में 4.9%, 16.13 लाख करोड़ रुपए का। इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है 2024-25 का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 40.36 थाउजेंड करोड़ जो है, ये है, जो कि लेस देन द प्रोविजनल एक्चुअल एस्टीमेट। एक्चुअल एस्टीमेट जो था वो 16.54 लाख करोड़ रुपए था लास्ट ईयर का। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है, 2024-25 में 40.36 थाउजेंड करोड़, ये लेस देन है जो हमारा प्रीवियस ईयर का था। तो ये ध्यान रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। 4.9% तो आपका पैसा निकल आएगा, इतना 16.13 लाख करोड़। 2024-25 का जो आपका डेफिसिट है वो एस्टिमेट किया जा रहा है 40.36 थाउजेंड करोड़ रुपया, जो कि प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा कम देखने को हमें मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपके जो है रेवेन्यू डेफिसिट की बात करूँ, तो रेवेन्यू मतलब आपका जो हमारा रेवेन्यू आता है, जहाँ से हम पैसा कमाते हैं, जो भी है, रेवेन्यू डेफिसिट निकल के आया है 58.02 लाख करोड़। ये नंबर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आते हैं। और ये 1.8% है आपकी एस्टिमेटेड GDP का, ये ध्यान रखना है।
प्राइमरी डेफिसिट की अगर मैं बात करता हूं, प्राथमिक घाटे की अगर मैं बात करता हूं, वो आपका 1.4% है जीडीपी का, 1.4%। ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। कितना अमाउंट पेंशन के साथ एलोकेट किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री को यूनियन बजट 2024-25 में? तो ये आपका 6.21 लाख करोड़ रुपया जो है यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री को प्रोवाइड किया गया है, ये पता होना चाहिए। ये कुछ डेटा आपको इंपॉर्टेंट है। ये देखो, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है 6.21 लाख करोड़ रुपया, जिसमें से 4.54 लाख करोड़ रुपया विदाउट पेंशन है। ये 6.21 आपका पेंशन के साथ है। रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे को 2.78 लाख करोड़, रेलवे को 2.55 लाख करोड़, 2.23 जो है कंज्यूमर अफेयर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, होम अफेयर्स को 2.19, फाइनेंस को 1.25, एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर को 1.32, हेल्थ के लिए 90,000 करोड़, रूरल डेवलपमेंट के लिए 1.8 लाख करोड़, केमिकल और फर्टिलाइजर के लिए 1.68 लाख करोड़, और कम्युनिकेशन के लिए 1.37 लाख करोड़, और 98,000 मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के लिए है। तो इसका मतलब यहाँ पे एलोकेशन सबसे ज़्यादा जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को प्रोवाइड किया गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री को 6.21 लाख करोड़ रुपया विद पेंशन, एंड विदाउट पेंशन इज 4.54 लाख करोड़। तो पता होना चाहिए आपको। ऑप्शन इसमें क्या बनेगा? डी इज द राइट वन। बजट 2024-25 में सस्टेन्ड एफर्ट लगाए गए, कितने प्रायोरिटीज दी गई सो डैट ये सबके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा? तो बजट प्रायोरिटीज जो हैं इनकी 9 हैं। 9 बजट प्रायोरिटीज देखने को हमें मिली हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये 9 बजट प्रायोरिटीज कौन सी हैं? प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि में आपको जो है उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी, लोगों को स्किल देना पड़ेगा, स्किल करना पड़ेगा, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इंक्लूड करना पड़ेगा, सोशल जस्टिस देना पड़ेगा, सामाजिक न्याय, सेवाएं देनी पड़ेंगी, और मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। तो ये बजट प्रायोरिटीज़ हैं, जो कि 9 बजट प्रायोरिटीज़ हैं। इसमें आपको पूछा जा सकता है कौन सी है, कौन सी नहीं है, तो ये सारे पढ़ के जाना अच्छे से। कितना पैसा जो है एलोकेट किया गया है बिहार के लिए 2024-25 के बजट के अंतर्गत? तो 2024-25 के लिए जो है आपका 58,900 करोड़ रुपया जो है ये प्रोवाइड किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 26,000 करोड़ रुपया जो है आपका एलोकेट किया गया है रोड प्रोजेक्ट्स के लिए, जो बिहार में देखने को हमें मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये देख लीजिए, 26,000 करोड़ रुपया रोड प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें आपके एक्सप्रेसवे कनेक्ट करेंगे पटना, पूर्णिया, बक्सर, भागलपुर, और जो है और बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेसवे जैसे बोध गया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा, ये सारे अनाउंस किए गए हैं। 2400 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट लगाने की बात करी गई है, डेट इज़ पीर पैंती भागलपुर में, जो कि इसकी कॉस्ट आएगी 21,400 करोड़ रुपया। 11,500 करोड़ रुपया जो है फ्लड मैनेजमेंट के लिए दिया जाएगा। महाबोधि टेम्पल और विष्णुपद टेम्पल बिहार का डेवलप किया जाएगा ऑन द लाइन ऑफ काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर, इसके साथ जो है डेवलप किया जाएगा। तो पूरा जो एलोकेशन है 58,900 करोड़ रुपए की लागत है बिहार में। ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा सही है। 2024-25 बजट में जो प्रेजेंट किया था, ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने किया था। 7वां कंसेक्यूटिव बजट था इनका। ये ऑप्शन सही है। निर्मला सीतारमण जी से पहले सीडी देशमुख अकेले ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने लगातार 7 बार जो है बजट पेश किया है। ये भी सही है। 7 कंसेक्यूटिव बजट्स में जो सीडी देशमुख जी ने पेश किए हैं, पहले 2 बजट इन्होंने 1952 से पहले दिए थे, यानी कि लोकसभा बनने से पहले दिए थे। ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पे दिए थे। ऑप्शन नंबर डी, ये सारा का सारा ऑप्शन सही है जी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि जो ये 7 कंसेक्यूटिव बजट की अगर हम बात करें, तो आपके जो सीडी देशमुख हैं उन्होंने 7 कंसेक्यूटिव बजट दिए हैं, जिसमें 6 फुल दिए थे और 1 इंटरिम बजट दिया था। ठीक है, और जो है आपके बाकी तो सारी कंडीशन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। यूनियन बजट 2024 प्रेजेंट करने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था, एक स्टाइपेंड दिया जाएगा हर महीने 20 लाख यूथ को हर साल, ताकि वो अपने टेक कंपनी में इंटर्नशिप कर सकें। 20 लाख यूथ को, तो ये 5,000 रुपया देने के लिए बात करी गई है 20 लाख यूथ को। ऑप्शन नंबर सी। इस स्कीम के अंतर्गत जो है यहाँ पे जो 5,000 रुपया जो है आपको मिलेगा पर मंथ। यहाँ पे ध्यान रखिए, पर मंथ की बात चल रही है, लेकिन इन्होंने एक साल में जो बात करी गई थी, जो गवर्नमेंट है आपके आई मीन जो गवर्नमेंट है वो 15,000 रुपया प्रोवाइड करेगी। 3 इंस्टॉलमेंट आपको दी जाएंगी, 3 इंस्टॉलमेंट, यानी कि आपका
15,000 5,000 रुपये पर महीना हो जाएगा, जिसमें कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति, यूथ जो है पहली बार किसी फॉर्मल सेक्टर में जॉब कर रहा है, इससे जो बेनिफिट मिलेगा वो 2.1 करोड़ यूथ को प्रॉपर तरीके से मिलेगा। ये जो है स्कीम नंबर ए है। ये क्या है? स्कीम नंबर ए, जिसमें 15,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। बी स्कीम के अंतर्गत जो है आपके इंसेंटिव मिलेंगे ईपीएफओ के थ्रू पहले 4 सालों में। और बी स्कीम के अंतर्गत स्कीम बी जो है आपकी, ठीक है, जो पहली बार जॉब ले रहे होंगे तो उसमें ईपीएफओ के थ्रू आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। और पहले कितने साल के लिए? पहले 4 साल के लिए। ओके। और अंडर स्कीम सी, जो सी स्कीम है, उसमें गवर्नमेंट जो है आपको 3,000 रुपया प्रोवाइड करेगी हर महीने 2 साल के लिए, हर महीने 2 साल के लिए थ्रू द ईपीएफओ, सो डैट यूथ जो है वो प्रॉपर तरीके से नई जॉब्स ले सके। इससे जो गवर्नमेंट है 50 लाख नई जॉब्स हर जो है साल क्रिएट कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 5,000 रुपये। इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट में जो एस्टिमेट दिया था कंट्री के जीडीपी ग्रोथ रेट का, वो कितना है? तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है इन्होंने बोला है 6.5 से 7%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और फाइनेंस मिनिस्टर ने इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया था। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए रियल ग्रोथ रेट, जो असली जो ग्रोथ रेट हुई है आपकी इंडियन इकोनॉमी में, वो कितनी हुई है? दैट इज 8.2%, 8.2% फाइनेंशियल ईयर 2024 में, फाइनेंशियल ईयर 2024 में। लेकिन 2024-25 की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, 2024-25 में जो आपकी ग्रोथ रही थी वो थी 6.5 से लेके 7% तक, 6.5 से लेके 7% तक 2024-25 के लिए। इंडिया जो है वो टॉप रेमिटेंस रिसिपिएंट कंट्री है, यानी कि जो बाहर से पैसे आते हैं, चाहे हमारे लोग भेजते हैं, स्टूडेंट भेजते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पैसे आते हैं आपके इंडिया में आते हैं। और ये आपके 2023 से जो अब्रॉड से पैसे आए थे, बाहर के देशों से पैसे आए थे, वो थे 120 बिलियन यूएस डॉलर, 120 बिलियन यूएस डॉलर ये पैसा आया था 2023 में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 6.5 से 7%। आईएमएफ के अकॉर्डिंग जो है आपका इन्फ्लेशन रेट प्रोजेक्ट किया गया था इंडिया के लिए 2024 के लिए, वो कितना था? देखिए, इन्फ्लेशन रेट जो है वो इन्होंने बात करी थी कि इन्फ्लेशन रेट डिक्लाइन किया गया था 4.5 से लेके 4.1%, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए और 2026 के लिए। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 2024 के लिए। तो 2024 में था 4.6%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और ये इन्फ्लेशन रेट जो प्रोजेक्ट किया, सॉरी, ये जो हमने बात करे हैं ये वाली, ये दोनों बात करें हैं 4.5 2025 के लिए, 4.1 2026 के लिए, ये आरबीआई ने दिया है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है आईएमएफ, तो आईएमएफ ने 2024 के लिए 4.6% की बात करी थी। और आईएमएफ ने 2025 की अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन रेट बात करी है उसने 4.2%। तो क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, ये आईएमएफ की बात चल रही है इधर वाले, और ये आरबीआई वाली बात चल रही है इधर, ठीक है। और इंडियन स्टॉक मार्केट जो है 5th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशो के साथ साथ। हमने 2047 को जो है ये माना है कि 2047 जो होगा, जिसमें सभी पर्सन्स को इंश्योरेंस जो है आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर दी जाएगी यहाँ पे। और इंडिया जो है अगले 5 सालों में फास्टेस्ट ग्रोइंग इंश्योरेंस मार्केट होगा अगले 5 सालों में। और हमारे अगर बात करी जाए, ग्लोबली की बात करी जाए, तो यहाँ पे जो इंडिया का माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है आपका, वो 2nd लार्जेस्ट है। और नंबर 1 पे अगर बात करी जाए तो चाइना जो है वो आपका जो बोरोइंग कस्टमर्स हैं चाइना में, वो नंबर 1 पे हैं, यानी कि माइक्रो फाइनेंस में नंबर 1 चाइना है, नंबर 2 पे इंडिया है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा जी? ए इज द करेक्ट आंसर, 4.6%। वर्ल्ड बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था 2023 का, तो इसमें इंडिया का रैंक कितना था? तो इंडिया का रैंक था 38। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब 38 पोजीशन जो है ये हमारा रैंक पहुंचा कहाँ से, कितने देशों में से? 139, 139 कंट्री से और टोटल, और इसमें इंडिया का रैंक था 38। और 2018 में अगर मैं बात करूं, इंडिया का रैंक था आपका 44 इंडिया का रैंक था, और 38 पहुंच चुका है आपका 2023 में। 2018 में 44वां रैंक था। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमने करी है। ऑप्शन नंबर बी। इंडिया जो है लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया है वर्ल्ड में,
और पहले क्वार्टर 2024-25 पे। तो आपको बताना है, सॉरी, ये कौन से नंबर पे पहुंच गया है इंडिया। इंडिया जो है सो सेकंड लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया है आपका 2024-25 के फर्स्ट क्वार्टर के अंतर्गत, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका सेकंड लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसिंग कंट्री हो गया। थर्ड लार्जेस्ट जो है इंडिया लाइम प्रोड्यूसर है आपका। फोर्थ लार्जेस्ट की अगर मैं बात करता हूं तो वह आयरन ओर प्रोड्यूसर है इंडिया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो जो एल्युमिनियम को नंबर 1 पोजीशन के ऊपर एक्सट्रैक्ट करने वाला वो है चाइना। चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे है। इंडिया के अंतर्गत जो एल्युमिनियम आपकी प्रोड्यूस करी जाती है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंपनी है, दैट इज कॉल्ड वेदांता। वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड। वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड जो है वो इंडिया की सबसे नंबर 1 कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है। और इसी टाइम पे आपकी एक कंपनी और है जिसका नाम है हिंदल्को। हिंदल्को इंडस्ट्री जो कि आपकी मुंबई में है। ये वर्ल्ड की लीडिंग जो है आपकी वर्ल्ड की लीडिंग एल्युमिनियम रोलिंग कंपनी है हिंदल्को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। हाईएस्ट एक्सपोर्टेड आइटम 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में जो इंडिया से बाहर गई है वो कौन सी है। इंडिया से बाहर गए हैं सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियर प्रोडक्ट्स सबसे ज़्यादा बाहर गए हैं, जो कि आपके जो हमारा अगर बात करी जाए इंजीनियर गुड्स की, फाइनेंशियल ईयर 2019 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम थे आपके 25.3%। और फाइनेंशियल ईयर 2024 की अगर मैं बात करूं तो वो आपके घट के हो गए 25%, जितना भी टोटल एक्सपोर्ट किया गया है। और इंडिया का रैंक सेकंड है वर्ल्ड में अगर वो आपके जैसे टेलीकम्युनिकेशन की बात करी जाए, कंप्यूटर्स की बात करी जाए, इंफॉर्मेशन सर्विसेज की बात करी जाए, ये सब चीज़ों में इंडिया रैंक जो है वो सेकंड नंबर पे आता है। छठा रैंक है, सिक्स्थ रैंक है अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, कल्चरल और रिक्रिएशनल सर्विसेज आप देते हैं, और इसमें इंडिया का रैंक ये देखने को हमें मिलता है। और अगर आपसे पूछा जाए, डेट्स इट, बस इतना याद रखो, इंजीनियरिंग गुड्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 साल के गैप के बाद 4 नई फ्री ट्रेड एसोसिएशंस आपके बने हैं 2021 से लेकर 2024 तक। इनमें से कंट्री इंडिया ने इनमें से फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ एग्रीमेंट साइन किया है वो कौन सा। देखो 2021 से 24 में इंडिया ने 4 न्यू फ्री ट्रेड एसोसिएशन साइन किए हैं और उसमें से मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो टारगेट सेट किए हैं, जैसे मॉरिशस की बात करी जाए तो मॉरिशस ने 2021 में साइन किया था। यूएई ने अगर हम बात करते हैं तो 2022 में साइन किया गया था। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो इसे भी 2022 में साइन किया था। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो 2024 में साइन किया गया था। सारे जितने भी फ्री ट्रेड एसोसिएशन हैं वो लागू हो चुके हैं एक्सेप्ट ये आपका यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का। देखिए ये सारे के सारे जो हैं वो लागू हो चुके हैं, मॉरिशस, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया वाला, लेकिन ये वाला अभी तक लागू नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर 1। कौन सी कंट्री ने रिसीव किया हाईएस्ट रेमिटेंसेज, यानी कि बाहर से जो पैसे आ रहे हैं, और ईयर 2023 में तो किस कंट्री ने हाईएस्ट रेमिटेंसेज लिए हैं, तो वो है जी आपका इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए, इंडिया ने सबसे ज़्यादा पैसा आया है बाहर से 10 लाख करोड़ रुपया। दूसरे नंबर पे मैक्सिको, तीसरे पे चाइना, चौथे पे फिलीपींस और पांचवें पे पाकिस्तान। तो 10 लाख करोड़ रुपया इंडिया के पास आया है बाहर से। दिस इज़ अ ह्यूज अमाउंट जो बाहर से आ रही है हमें। कितना अमाउंट आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एज ए सरप्लस डिविडेंड देंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 को, विच इज़ ए रिकॉर्ड टिल डेट, मतलब अब तक का सबसे ज़्यादा पैसा, तो वो है 2.11 लाख करोड़ रुपया जो है वर्ष 2023-24 के लिए आरबीआई ने दिया है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और ये जो है 141%, 141% ज़्यादा है लास्ट फाइनेंशियल ईयर से। लास्ट फाइनेंशियल ईयर से 141% ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे देखो जी क्या है, यहाँ पे 22-23 की अगर मैं बात करता हूँ तो 87,000 कुछ था, और 2023-24 की बात करें तो 2,10,000 समथिंग हो चुका है। तो डैट मीन्स ये अमाउंट जो है 141% जो है आपकी इंक्रीज हो चुकी। दिस इज ह्यूज अमाउंट, ओके, जो आरबीआई दे रही है सेंट्रल बैंक को। आरबीआई ने 100 टन गोल्ड का जो है वापिस मंगवाया और अपने इंडियन गोल्ड रिजर्व में रखा,
और ये इंडियन गोल्ड रिजर्व जो है बाहर रखा हुआ था हमारा, लेकिन अब इंडिया ने मंगवा लिया है। कि कौन सी कंट्री से मंगवाया था, तो ये ब्रिटेन से मंगवाया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये एक सिंगल लार्जेस्ट ट्रांसफर है गोल्ड का सिंस 1991। 1991 में जब इंडिया फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस से गुजर रहा था तो आरबीआई ने आईएमएफ को ये मॉर्टगेज किया था। अब इस बार ब्रिटेन से 100 टन गोल्ड जो है मंगवाया है इंडिया ने, और दिस इज ए ह्यूज अमाउंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। जून 2023-24 में आरबीआई की रेपो रेट की पॉलिसी चेंज नहीं हुई 8वीं बार बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू में। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसमें रेपो रेट कितना है, यानी कि जून की बात चल रही है, तो वैसे इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, लेकिन करंट वाला ही याद करके जाना आप लोग। तो ये जून 2024 में 6.5% था, जो कि आपका बदला नहीं गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ए इज द राइट वन। सुभद्रा योजना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सुभद्रा योजना के लिए कौन सा चीज़ रिलेट नहीं करती। सुभद्रा योजना जो है एक लार्जेस्ट विमेन सेंट्रिक स्कीम है, जिसमें 1 करोड़ विमेन को जो है पैसे दिए जाएंगे, इसमें इंक्लूड किया जाएगा। बिल्कुल सही है। ये स्कीम जो है गॉडेस सुभद्रा, जो कि यंगर सिस्टर हैं लॉर्ड जगन्नाथ जी की, उनके नाम पे है। बिल्कुल सही है। इस स्कीम में सारे एलिजिबल बेनिफिशियर जितने भी 21 साल से 60 साल के होंगे उनको 50,000 रुपया मिलेगा यहाँ पे ओवर ए पीरियड ऑफ 5 साल, यानी कि 5 साल में उनको 50,000 रुपया दिया जाएगा 2024-25 से लेकर 2028-29 तक। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। और इसमें आपको 15,000 रुपया पर ईयर दिया जाएगा, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में नहीं। देखो सीधी सी बात है, 50,000 रुपया अगर आप 5 साल के लिए दे रहे हैं तो सीधी सी बात है पर ईयर आपको 10,000 मिलेगा। अब इसका मतलब यहाँ पे 10,000 रुपया पर ईयर मिलेगा आपको, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, और ये आपके डायरेक्टली अकाउंट में जितने भी आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अकाउंट होते हैं उसमें जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे जो ये 10,000 रुपया देने की इन्होंने बात करी है, ये हर साल एक तो देंगे राखी पूर्णिमा पे। राखी पूर्णिमा यानी कि राखी दिवस के ऊपर प्रोवाइड किया जाएगा, और जो कि जनरली अगस्त महीने में होता है। और दूसरी इंस्टॉलमेंट जो 5,000 रुपये की होगी वो आपका इंटरनेशनल विमेन डे के ऊपर प्रोवाइड करी जाएगी 8 मार्च को। 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेन डे के ऊपर, और इसमें मोर देन 10 लाख विमेन को जो है बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। और सुभद्रा योजना के साथ साथ उसको सुभद्रा कार्ड भी दिया जाएगा। सुभद्रा कार्ड, डेबिट कार्ड होगा ये। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, 4 इज द इनकरेक्ट वन। दिस इज नॉट रिलेटेड टू द सुभद्रा योजना। इनमें से स्टेटमेंट बताइए कि कौन सी सही है। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम में आपको पॉइंट बताना है कि कौन सा सही है। इस स्कीम के अंतर्गत ये पॉसिबल है कि आपको पेंशन मिलेगा। आप किसी भी ब्रांच, किसी भी बैंक से पेंशन ले सकते हैं 1 जनवरी 2025 से। ये ऑप्शन सही है। सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम का यही आपका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, कहीं से भी जाओ पैसा निकलवा लो। इस फैसिलिटी में सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम में ये लॉन्च करी गई है 1 जनवरी 2025 को एज ए पार्ट ऑफ ईपीएफओ, जो कि करंटली रन कर रहा है आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, जिसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड आईटी इनेबल्ड सिस्टम 2.01। ये बिल्कुल सही है। यानी कि 1 जनवरी 2025 से जो ईपीएफओ का करंटली रनिंग आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है उसके साथ जो है ये पैसे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये एक चीज़ आपसे पूछी जा सकती है आपको, जो ये सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सिस्टम की बात करते हैं, ये स्कीम जो है आपकी 1995 से चल रही है। तो और अभी तक जो अप्रूवल मिला है इससे 78 लाख जितने भी पेंशनर्स हैं उनको बेनिफिट मिल चुका है। और ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। जल जीवन मिशन के अंतर्गत पहला टैप वाटर कनेक्शन आपके गांव को मिलेगा। गांव को मिला है जुलाई 2022 में, 22 की बात चल रही है ये। तो किसको मिला था, तो ये लेह में दिया गया था। लेह में एक जगह है, आपका गांव है डेमचोक। डेमचोक ये लेह में एक गांव है आपका, जो कि 13,800 फीट के ऊपर देखने को हमें मिलता है। यहाँ पे पहला टैप वाटर कनेक्शन जुलाई 2022 में पहुँचा था अंडर द जल जीवन मिशन। अब अगर बात करी जाए ये जल जीवन मिशन है क्या, जल जीवन मिशन में हमने 55 लीटर पर पर्सन पर डे जो है आप इसको प्रोवाइड करेंगे पानी। हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देंगे, और हाउस होल्ड टैप कनेक्शन हम 2024 तक सबके पास ले आएंगे, ये इन्होंने बात करी थी। ये जो जल जीवन मिशन है एक तरह का जन आंदोलन है, जिसमें पानी सबको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर मिलेगा। और ये जल शक्ति मिनिस्ट्री ने जो है
इसको प्रोवाइड करने की बात करी है। तो ऑप्शन नंबर ए लेह इज द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम जो हाईएस्ट डिक्लाइन हुआ है नंबर ऑफ पुअर्स में, वो कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है? सबसे ज़्यादा गरीब कम कहाँ पे हुए हैं? तो वो उत्तर प्रदेश में कम हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे बोला गया है कि उत्तर प्रदेश में 3.43 करोड़ जो लोग हैं वो गरीबी रेखा से, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स से निकल के आए हैं। ये बोला जा रहा है कि हमारे 2015-16 से लेके 15-16 से लेके 2019-21 तक जो आपके एस्टिमेट किए गए थे गरीब, वो 13.5 करोड़ जो इंडियंस है वो गरीब थे, और वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। ठीक है, मतलब इसमें इतने आए हैं। और अभी मैक्सिमम डिक्लाइन जो है यूपी में देखने को आपको मिला है। ऑप्शन नंबर बी। प्रोविजनल एस्टीमेट 2023-24 के लिए जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर की, वो प्रोविजनल एस्टीमेट्स के अकॉर्डिंग क्या है? तो वो है जी आपका 1.4%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत कम है। ग्रोथ रेट ऑफ जो आपका 4.7% था 2022-23 में, 2022-23 में 4.7% था, और 23-24 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे 1.4% है। इंडियन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ये अभी भी 42.3% पॉपुलेशन जो है हमारी अभी भी एग्रीकल्चर में है, जो कि जीडीपी का करंट प्राइसेस के ऊपर 18.2% जो है शेयर देती है। 18.2% यानी कि जीडीपी का इतना शेयर है। और अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया सेकंड रैंक पे देखने को मिलता है राइस में, वीट में, कॉटन में, अदर क्रॉप्स के अंतर्गत। और फिश प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो थर्ड रैंक पे देखने को हमें मिलता है फिश प्रोडक्शन में। ऑप्शन नंबर 1। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्वनिधि स्कीम, जिसमें आपका वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विदाउट एनी कोलेट्रल, यानी कि जो अर्बन में जो जैसे रेडी वगैरह लगाते हैं लोग शहरों में, तो आपको बिना किसी चीज़ गिरवी रखे हुए कितना पैसा आपको मिलेगा? तो यहाँ पे 80,000 रुपया, हाउ मैनी रुपीज़? 80,000 रुपीज़ मिलेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अनाउंस किया है, और एक प्रोग्राम था उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम। उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम ये प्रोग्राम था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। तो यहाँ पे ये बात करी गई थी, और प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम जो है 1 जून 2020 में लॉन्च करी गई थी, और इसमें बोला गया था कि अगर कोई अर्बन शहर में रह रहा है, स्ट्रीट वेंडर है, तो 80,000 रुपये तक का आपको वर्किंग कैपिटल आपको प्रोवाइड करी जाएगी, जिसमें आपको कोई भी चीज़ गिरवी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। आयुष सर्वे 2022-23 का जो कंडक्ट किया गया था यूनियन टेरिटरी में, एक्सेप्ट सम रिमोट विलेजेस, कहाँ पे? तो ये पहला स्पेशल ऑल इंडिया सर्वे है आयुष का, जो कि रिलीज़ किया गया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, NSSO द्वारा, जो कि आपका 79th राउंड देखने को हमें मिला था, 79th राउंड। और इसमें जो ये पैसा आपका किस यूनियन टेरिटरी, मतलब ये आयुष सर्वे किस में किया गया है? अंडमान निकोबार आइलैंड में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। रूरल इंडिया में अगर मैं बात करूं आयुष रेंजेस की अवेयरनेस की बात करूं तो 87% से 99% है। ऑल द स्टेट्स एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपकी जो अवेयरनेस है इस आयुष सर्वे की वो 77% है, और जो कि बहुत ज़्यादा है जो है, मतलब अर्बन एरियाज़ में जो है जो जितने भी शहरी एरियाज़ हैं वहाँ पे 86% जो है इसके बारे में अवेयरनेस है। पूरे स्टेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो गुजरात एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड जिसको इसके बारे में अवेयरनेस, जिसको इसके बारे में नॉलेज देखने को मिलती है, खास करके जैसे कि मेडिकल प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, फोक मेडिसिन की बात करूँ, होम रेमेडीज़ की बात करूँ, तो गुजरात में सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिलती है। और अगर हम बात करें अर्बन एरियाज़ की, तो अर्बन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा अवेयरनेस देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश में, पूरे जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को हमें मिलती है। और तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए इज़ द राइट वन। रियल ग्रॉस वैल्यू एडिड जो परसेंटेज ग्रोथ है वो कितना आया है? रियल ग्रॉस वैल्यू एडिड, देखिए रियल का मतलब, रियल ग्रॉस का मतलब टोटल, वैल्यू का मतलब वैल्यू, मतलब असली जो रियल ग्रोस वैल्यू एडिड है 2023-24 में वो परसेंटेज इंक्रीज कितना आया है? 7.2% इंक्रीज देखने को हमें मिला है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी आपका? दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। और जो डेटा रिलीज किया गया है जिसमें हम रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करें, रियल जीडीपी की बात करें, वो आपका ग्रो हो रहा है 8.2%, जो आपका 2023-24 के लिए
23-24 के लिए, लेकिन 2022-23 के लिए इसको एस्टिमेट किया जा रहा था 7%। अब बात ये है कि 2023-24 के लिए जो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो परसेंटेज इंक्रीज है वो आपको देखने को मिला 7.2%। 6.7% जो देखने को मिला था आपका 2022-23 में देखने को मिला था 2022-23 में, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, और ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी, बी इज द राइट वन। नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024 ये किसके साथ रिलेट करती है? ये रिलेट करती है जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ आपकी डेवलपमेंट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उसको ग्रोथ करना है। येस, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जो है उस रीजन में अच्छी हो, बिल्कुल सही है। ये आपकी स्कीम जो है लागू करी गई थी 9 मार्च 2024 को, जो कि फोर्स में थी टिल 8 मार्च 2034 तक आपकी लगेगी, बिल्कुल सही, यानी कि 10 साल के लिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024 है, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ उन्नति 2024। ये उन्नति 2024 का मतलब क्या है, उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024, जिसमें अगले 8 सालों के लिए आपके एडिशनल पीरियड ऐड किया गया है, जो कि कमिटेड लाइबिलिटीज़ को लेके आएगा। और ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट करी जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा, DIPTT के द्वारा इसको प्रमोशन की बात करी जा रही है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलैबोरेट करेगी राज्यों के साथ। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड है आपका, ये एक आपकी नोडल एजेंसी होगी इस चीज़ के लिए, जो कि इंसेंटिव्स को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके आएगी। नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंटल फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन है वीड फंड, WEIDE, ये फंड जो है वो किस कंट्री के साथ रिलेट करता है? तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ विमेन एक्सपोर्टर इन डिजिटल इकोनॉमी फंड, यानी कि विमेन एक्सपोर्टर्स बनाने हैं। कहने का मतलब जो लड़कियां हैं वो डिजिटल इकोनॉमी को जानें और एक्सपोर्ट करें चीज़ों को और इंटरनेशनल ट्रेड करें। और ये WTO और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड आपका इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने इसको इनॉग्रेट किया है, जिसमें हमारी जो इस फंड की जो वैल्यू निकाली जा रही है 50 मिलियन $US निकाली जा रही है। और ये फंड जो लॉन्च किया गया था, जो 13वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी WTO की अबू धाबी के अंतर्गत, वहाँ पे अबू धाबी UAE में आपकी 13th मीटिंग हुई थी WTO की, तो उसमें किया गया था, जिसमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने की बात करी गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बताइए कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है। यूनियन कैबिनेट जो हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने अप्रूव किया, अमेंडमेंट करी FDI पॉलिसी ऑन द स्पेस सेक्टर में। यहाँ पे स्पेस सेक्टर में आपकी अमेंडमेंट करी गई, बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट क्या कहता है, FDI जो है 49% से जो लॉन्च व्हीकल की है और 74% सैटेलाइट्स की है, 100% सैटेलाइट कंपोनेंट्स की है, इसमें अलाउ किया गया कि आप FDI इतनी कर सकते हैं, बिल्कुल सही। 49% इन लॉन्च व्हीकल, 74% इन सैटेलाइट एंड 100% जो है सैटेलाइट कंपोनेंट्स में। और ये बोला गया इंडियन कंपनीज को ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ इंटीग्रेट करने के लिए। यस, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ऑल 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑल 3, ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट जो हैं आपकी करेक्ट हैं। इस प्रपोज रिफॉर्म की अगर हम बात करें, FDI पॉलिसी प्रोविजन जो है स्पेस सेक्टर के अंतर्गत, ये एक लिबरलाइज एंट्री रूट लेगी, क्लैरिटी मिलेगी FDI सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जितने भी एसोसिएटेड सबसिस्टम्स हैं उनको। ये आपको परसेंटेज बचा दी है, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, कि ये 49 इन लॉन्च, 74% इन सैटेलाइट्स एंड 100% इन सैटेलाइट कंपोनेंट्स, जिसमें हम ग्लोबल वैल्यू चेन के साथ कंपनीज को एसोसिएट कर पाएंगे। ऑल दीज आर द करेक्ट वन। इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है किस कंट्री को और बन गई है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में? इंडिया ने ब्रिटेन को ओवरटेक किया था, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। और ब्रिटेन जो है 6ठी जगह के ऊपर आ चुका है। और अगर बात करी जाए परचेजिंग पावर पैरिटी की, इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, तो इंडिया जो है वो आपका 3rd नंबर पे आता है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर
सी। 16वें फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन किन्हें अपॉइंट किया गया है? आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 281 के अकॉर्डिंग फाइनेंस कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं, जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पंगाड़िया जी। ऑप्शन नंबर ए। ये आपके फॉर्मर वाइस चेयरपर्सन रहे हैं नीति आयोग के। 16वां कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट्स आपकी सबमिट करेगा 31 अक्टूबर 2025 को, जो अगले 5 सालों के लिए लगेंगी फ्रॉम द अप्रैल 1 अप्रैल 2026 से जो है इनकी स्कीम्स को, इनकी रिकमेंडेशन को लागू किया जाएगा। और जो आपके सेक्रेटरी हैं 16वें फाइनेंस कमीशन के, वो यहाँ पे याद कर लीजिए, सेक्रेटरी नहीं लिखा हुआ, मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस कमीशन जो है वो कौन है? ऋत्विक रंजनम पांडे। तो ये आपके सेक्रेटरी देखने को में मिलते हैं। और इसके अलावा ये 4 मेंबर्स हैं फाइनेंस कमीशन के: मनोज पांडे फुल टाइम मेंबर, एनी जॉर्ज मैथ्यू फुल टाइम मेंबर, अजय नारायण झा फुल टाइम मेंबर, डॉक्टर सौम्या कांति घोष पार्ट टाइम मेंबर। तो ये 4 मेंबर्स और देखने को में मिलते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ए, प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद पंगाड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ईडा इंश्योरेंस जो है आपकी IRD नॉट इंश्योरेंस, IRED जो आपकी डेवलपमेंटल है रिन्यूएबल एनर्जी वाला, तो किस बैंक ने प्रोजेक्ट MOU साइन किया है ताकि को फाइनेंसिंग करेगा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में? IRED के साथ जो है पंजाब नेशनल बैंक ने इसका MOU साइन किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को एक अलग लेवल पे लेके जाया जाएगा और इंडिया की सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है बातें करी जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली आपका ऑर्गेनाइज किया है BSE एक्सपो 2024? तो वो है जी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी, BES, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी। दिस इज इंपॉर्टेंट, इस ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है। और ये सोसाइटी ने होस्ट किया था आपका 28वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन ऑन ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी न्यू दिल्ली में देखने को मिली है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। IREDA दैट इज कॉल्ड इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो मैंने आपसे बात करी थी अभी, MOU साइन किया है कौन सी IIT के साथ, तो डैट ये इनोवेशन और रिसर्च करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत। तो IRED ने IIT भुवनेश्वर के साथ जो है एक MOU साइन किया है। ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर D। ज्वाइंट रिसर्च एफर्ट लगेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और स्टार्टअप इकोसिस्टम रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत लेके आएंगे। ऑप्शन नंबर D। समोआ पाथवे रिसेंटली न्यूज में था, ये कौन से ग्रुप के साथ लिंक करता है? समोआ पाथवे जो लिंक करता है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के साथ जो है लिंक करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट जो हैं जो कि फेस कर रहे हैं, दे आर फेसिंग द क्लाइमेट चेंज, दे आर फेसिंग द क्लाइमेट चेंज जो फेस कर रहे हैं उन कंट्री के साथ है। और SIDS यानी कि स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स में आपकी 39 तो स्टेट्स देखने को मिलती हैं और 18 जो हैं आपके एसोसिएट मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जो कि लोकेटेड है आपके कैरेबियन पैसिफिक रीजन्स में। और ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सी इज द राइट वन। पीरियोडिक लेबर सर्वे एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जुलाई 2023 से जून 2024 तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में कितना था? तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है 3% था, दोनों का 3% था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो आपकी ऑल द एजेस की अगर हम बात करें 2023-24 की, सबसे ज़्यादा देखने को मिली थी गोवा में, जो कि 8.5% था टोटल अनएम्प्लॉयमेंट का। और दूसरे सबसे लोएस्ट कहाँ पे थी, यानी कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे हो रही थी और लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट थी मध्य प्रदेश में, जो कि 0.9% था। बहुत बड़ा मार्जिन है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। और अगर बात करी जाए यहाँ पे मेल और फीमेल की परसेंटेज, वो रहने दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेल फीमेल वाला पार्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स का डेटा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे द ओवरऑल लेबर फोर्स सर्वे वाली बात है। यूजर स्टेटस जो है आपका एज 15 साल या उससे ऊपर 57.9% रहा है जुलाई 2022 जून से लेके 2023 तक। और ये कितना परसेंट हो चुका जुलाई 2023 से जून 2024 तक? तो ये परसेंटेज हो चुका 60.1%, 60.1% हो चुका है।
तो यहाँ पे जो विमेन फोर्स 15 जो सालों से मतलब 15 के ऊपर हैं, तो उनका स्टेटस 37% था, मतलब 37% था जुलाई जुलाई 2022-23 में, ठीक है। और वो हो चुका है 41.7%, जो कि आपका 2023-24 के अंतर्गत हम बात करते हैं। लेकिन सेम मैन कैटेगरी के अंतर्गत देखा जाए, इसी मैन मतलब 15 साल वाली कैटेगरी में 15 साल से ऊपर, तो उनका शेयर 78.5 से लेके 78.8% हो चुका है। और जो कि वर्कर पॉपुलेशन रेशो की अगर मैं बात करता हूँ, कोई भी मतलब मेल फीमेल दोनों की अगर हम बात करते हैं 15 साल से ऊपर, तो वो हो चुका है 58.2%, ठीक है। 58.2%, ये ध्यान रखना है आपका, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, जिसमें आपकी जो है 76.3% तो है मेल कैटेगरी में, और उसके बाद वर्कर पॉपुलेशन में, और 40.3% जो है वो फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इनको पढ़ के जाना, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें क्या बनने वाला है आपका, सी इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। तो यहाँ पे ओवरऑल की बात चल रही है, तो ये आपके सामने है, तो ऑप्शन इसमें आपके सामने है जी, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NABFID, दैट इज कॉल्ड नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इन्होंने एक स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जो कि 2021 में बनाया गया था बाय द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये इंस्टीट्यूशन सेटअप किया गया है। ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। नंबर 2, NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, एक नोटिफाई किया गया है एज ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल ऑप्शन सही है, ये वाला भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में देखने को हमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और ये 2021 के एक्ट के अकॉर्डिंग बना है, और इसके पास दोनों ऑब्जेक्टिव हैं, डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, दोनों ऑब्जेक्टिव देखने को हमें मिलते हैं यहाँ पे। और ये इंस्टीट्यूशन जो है वो इनेबल करता है जितने भी क्रेडिट फ्लो, चाहे आप लॉन्ग टर्म लोन्स की बात करो, ब्लेंडेड फाइनेंस की बात करो, पार्शियल क्रेडिट इन्हांसमेंट की बात करो, टेक आउट फाइनेंसिंग की बात करो, सब चीज़ें इसमें देखने को हमें मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। फेस, व्हाट इज दिस फेस? ये अगस्त 2024 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था आरबीआई द्वारा एज ए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत। और ये फेस है क्या, दैट इज कॉल्ड फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है फैसिलिटेट करते हैं ओपन डायलॉग थ्रू द रेगुलर पॉलिसी डायलॉग, और ये आरबीआई ने फाइनलाइज किया था इसको अंडर द फिनटेक इंडस्ट्री के अंतर्गत। तो ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा ब्लॉक जो है रिसेंटली जिसने अडॉप्ट किया है रोड मैप, जिससे रेगुलेट कर पाएंगे क्रिप्टो एसेट्स को, क्रिप्टो करेंसीज को जो है आप प्रॉपर तरीके से रेगुलेट कर पाएंगे, तो वो है G20 ने रिसेंटली रोड मैप को तैयार किया है और इसको रेगुलेट करने की बात करी है। और इसमें G20 की कंट्री के जितने भी आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, या सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं, इनकी मेंबर नेशन सेंट्रल बैंक गवर्नर, ठीक है, इन्होंने एक रोड मैप को अडॉप्ट किया है जिससे ये प्रॉपर तरीके से क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट कर पाएंगे। और इनकी जो मीटिंग हुई थी वो मोरक्को में देखने को मिली थी। मोरक्को में जगह कहाँ पे, मार्राकेश, यहाँ पे मीटिंग हुई थी मोरक्को के अंतर्गत। और इन्होंने एक पेपर तैयार किया, जो पेपर तैयार किया गया था IMF और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड द्वारा, उनके अकॉर्डिंग जो है ये क्रिएट किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन, G20। इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको ए रेटिंग दी गई है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड के अंतर्गत, जो कि रिलीज़ किया है ग्लोबल फाइनेंस ने अगस्त 2024 में। तो इसको ए रेटिंग मिलने वाला सेंट्रल बैंक रिपोर्टर कौन सा है इसमें? देखो जी, यहाँ पे ये सारे गवर्नर्स हैं, क्रिश्चियन कैटल थॉमसन जॉर्डन, शक्तिकांत दास, इन सब को जो है ये ए कैटेगरी का जो है स्टेटस मिला है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इस रिपोर्ट में जो क्रिश्चियन कैटल थॉमसन हैं, ये डेनमार्क के हैं,
थॉमस जॉर्डन की अगर मैं बात करता हूं तो ये स्विट्जरलैंड के हैं, और शक्तिकांत दास जो हमारे देश के आरबीआई के गवर्नर हैं। ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। उद्गम पोर्टल रिसेंटली न्यूज में था, ये कौन से इंस्टीट्यूशन द्वारा सेटअप किया गया है? उद्गम का मतलब क्या होता है? अनक्लेम डिपॉजिट इंफॉर्मेशन एक्सेस गेटवे। यहाँ पे जितने भी अनक्लेम्ड अकाउंट्स हैं उस पोर्टल के थ्रू आप अपने पैसे ले सकते हैं। ये उद्गम पोर्टल जो है ये लॉन्च किया था आरबीआई ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिसमें जो 90% आपके डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड डिपॉजिट जो है यहाँ पे किए जाएंगे, और इस गेटवे में और जो यूजर्स होगा उसको स्पेसिफाइड डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, जैसे कि अकाउंट होल्डर का नेम, बैंक नेम, और जो भी रेलेवेंट आइडेंटिफिकेशन है सर्च के लिए वो सारी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो जो आप अनक्लेम डिपॉजिट जो आरबीआई के पास होते हैं तो आप ले सकते हैं। ये अनक्लेम डिपॉजिट वो डिपॉजिट होते हैं, जैसे लेट सपोज आपने किसी बैंक में अकाउंट खुलवा लिया, ठीक है, तो उसमें लेट सपोज 500 रुपये जमा कर दिए, तो 500 रुपये जमा कर दिए और भूल गए आपके पास कोई अकाउंट था, तो 500 रुपये वो वहीं पे पड़े रहे, सेविंग इंटरेस्ट लगता रहा, चाहे 500 के 1000 ही हों, तो आपके लिए वो 1000 हैं, लेकिन एट द एंड आरबीआई के पास ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स आते हैं, तो 1000 मल्टीपल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये आपके, अगर आप उसको नहीं निकालते तो कुछ टाइम बाद जो है ये आरबीआई के पास चले जाते हैं अनक्लेम डिपॉजिट्स में। तो ये अब आप निकलवा सकते हैं, आपको ये सारी डिटेल्स देनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2024-25 रेजोल्यूशन ऑफ एमपीसी, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, 6 से 8 अगस्त 2024, ये एक रिलीज किया गया स्टेटमेंट बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। किसकी चेयरमैनशिप में? ये ऑब्वियसली बात है, ये आरबीआई के चेयरमैन, आरबीआई के गवर्नर की चेयरमैनशिप होगी, तो दैट इज शक्तिकांत दास जी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और इसमें बोला गया जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट में कोई चेंज नहीं, ना ही बैंक रेट में। और इसमें बोला गया था आपका कि जो आपका दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है वो आपका 6.25% रहा, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो आपका 6.75% रहा, और इसमें बैंक रेट जो है वो आपका रहा 6.75%। दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। और आपका जो CRR है वो रहा 4.5%, और इसमें SLR रहा है 18% रिस्पेक्टिवली। और इसमें बोला गया है इस स्टेटमेंट में जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो 7.2% होगा। आरबीआई के द्वारा घोषित किया गया है 2024-25 के लिए 7.2%, ये ध्यान रखना है 7.2%। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस क्या है? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने ये लॉन्च किया था न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ULI। इसमें लैंडिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया। इसमें आप इजीली जो आप लैंडर्स हैं उसमें आप एक्सेस कर सकते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि लैंड रिकॉर्ड्स, और स्पीड अप कर सकते हैं अपना लोन अप्रूवल। ये प्लेटफॉर्म जो है आपको जो है स्मॉल बिजनेसेस और रूरल बोरोर्स के लिए जो है हेल्पफुल है, और उनको मतलब हेल्प करवाएगा। तो व्हाट इज दिस यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस? दिस इज ए न्यू डिजिटल लैंड प्लेटफॉर्म। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट वन, ऑप्शन नंबर 1। इंडिया का जो फॉरेन डेट है, एक्सटर्नल डेट, ठीक है, वो कितने बिलियन डॉलर था मार्च 2023 में? तो वो था $39.7 बिलियन, 39.7 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंडिया का एक्सटर्नल डेट जो मार्च की बात करूँ, मार्च 2024 में, वो था $663.8 बिलियन, ठीक है, जो कि आपका 39.7 बिलियन डॉलर जो है वो ज़्यादा रहा है। इससे मार्च 2023 से, मार्च 2023 से वो 39.7 बिलियन डॉलर ज़्यादा रहा है। और जो रियल रेशो है जीडीपी की और फॉरेन डेट की, जीडीपी की और फॉरेन डेट की, वो आपकी कम होके 18.7% रह चुकी है, जो कि मार्च 2023 में 19% थी। ये आपको पता होना चाहिए। और जो लोन है वो हमेशा आपके लार्जेस्ट कंपोनेंट रहे हैं एक्सटर्नल डेट के, यानी कि बाहर से जो हमने पैसा लिया है वो लोन के माध्यम से ज़्यादा पैसा लिया है, और लोन जो है 33.4% कैरी करता है, जितना हमने जो है एक्सटर्नल डेट है हमारा, बाहर से जो पैसे देने हैं हमने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 का ये रिलीज़ किया गया कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा?
ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा रिलीज किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये जो मतलब सर्वे है आपका हर 5 साल बाद किया जाएगा और ये जो बेस ईयर है, इसका जो बेस प्राइसेस ईयर है 2011-12 है और इसके अकॉर्डिंग जो है 40% जो ग्रोथ है आपकी देखने को मिली है रूरल एरियाज़ में और 33% ग्रोथ देखने को मिली है अर्बन एरिया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई का प्रवाह पोर्टल ये लॉन्च किया गया है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी द्वारा। इसमें 2 अदर मेजर इनिशिएटिव भी लिए गए हैं आरबीआई द्वारा और ये 2 अदर मेजर इनिशिएटिव क्या क्या हैं? वो है जी आपका रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रेपोजिटरी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रेपोजिटरी ये जो है आरबीआई के प्रवाह पोर्टल के साथ जो है लॉन्च किया गया है। प्रवाह का मतलब है प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन पोर्टल और प्रवाह जो है एक सिक्योर और सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पोर्टल है। इसमें कोई भी पर्सन इंस्टीट्यूशन आप जो है ऑथराइजेशन ले सकता है, लाइसेंस ले सकता है, रेगुलेटरी अप्रूवल ले सकता है जब वो अपना रेफरेंस सबमिट कर दे आरबीआई के पास। जो प्रवाह पोर्टल है वो फैसिलिटेट करेगा किसी भी इंडिविजुअल को, एंटिटी को, सो डैट ये वेरियस जितने भी रेगुलेटरी अप्रूवल हैं आपको सीमलेस मैनर में मिल सकें ऑनलाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा? 1 इज द राइट वन। इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम ये इंस्टॉल किया गया किस कंट्री की मदद से? तो ये जापान की मदद से। तो यूपीआई एटीएम ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये यूपीआई एटीएम की अगर हम बात करते हैं ये कौन सा है मतलब किस पेमेंट सर्विस द्वारा? हिटैची पेमेंट सर्विसेज। हिटैची पेमेंट सर्विसेज ये एक सब्सिडरी है जापान बेस्ड हिटैची लिमिटेड की और ये यूपीआई का जो नाम रखा गया है दैट इज कॉल्ड हिटैची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम। हिटैची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम ध्यान रखें, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। और इसको अनवील किया गया था 2023 में जब ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था मुंबई में, तब इसको जो है लॉन्च किया गया था, अनवील किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2023 ये रिलीज़ करी है किस यूनिवर्सिटी ने? तो ये अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है और इसका जो सेंट्रल थीम रहा है वो है सोशल आइडेंटिटीज़ एंड लेबर मार्केट आउटकम। लेबर मार्केट आउटकम दिस इज द मेन थीम और सेंट्रल थीम। ऑप्शन नंबर 1 अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने रिसेंटली डेवलप किया है इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म? तो ये जो है कौन सा इंस्टीट्यूट है जी? ये आपका आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर 1 आईआईटी मद्रास इज द करेक्ट आंसर। ये यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने इनोग्रेट किया है ये प्लेटफॉर्म जिसमें आपके स्टार्टअप्स को हेल्प मिलेगा, नेटवर्क इन्वेस्टर नेटवर्क्स को का एक्सेस मिलेगा, गवर्नमेंट स्कीम एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टार्टअप्स के इनसाइट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ पे जो एक एआई बेस्ड स्टार्टअप जीपीटी ठीक है, स्टार्टअप जीपीटी ये एक नोटेबल जो है सिंप्लीफाइड डेटा नेविगेशन है जहाँ पे सारे एंटरप्रेन्योर्स और इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट एजेंसी इन्वेस्टर्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ऑप्शन नंबर 1। फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस एफआरपी जो शुगर केन की अनाउंस करी गई है 2024-25 के लिए वो कितनी है? 340 रुपये पर क्विंटल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और ये बढ़ा के करी गई है 315 रुपये से 340 रुपये पर क्विंटल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी? ए इज द राइट वन। स्पाइस्ड किसके रिलेटेड है? व्हाट इज दिस स्पाइस्ड? स्पाइस्ड जो है एक जो स्कीम है जिसमें बोर्ड की कमिटमेंट्स आपकी जो इंडियन स्पेस इंडस्ट्रीज के लिए है, जो भी कमिटमेंट है उनको प्रमोट करेंगे, फार्मर्स के लाइवलीहुड को इम्प्रूव करेंगे और इंडिया की पोजीशन स्पाइस प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट्स में बना के रखेंगे। और इस स्कीम से जो है आपकी जैसे कार्डेमम इलायची वगैरह होती है उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की बात करी जा रही है, स्पाइसेस के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात करी जा रही है और देश के अंदर टोटल जो स्पाइसेस एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने की बात करी जा रही है। और इसके लिए जो अप्रूवल मिला है, आउटले मिला है अमाउंट का, वो मिला है आपको 422.30 करोड़ रुपीज़। तो दिस इज रिलेटेड टू व्हाट?
ये स्पाइस बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा, ये सही है। स्पाइस सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी, प्रोग्रेसिव इनोवेशन, कोलैबोरेशन, इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, बिल्कुल सही। टोटल अप्रूव्ड आउटले ये इतना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। एग्रीश्योर फंड, एग्रीश्योर फंड के रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है। ये फंड जो है प्रमोट करेगा इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडियाज एग्रीकल्चर सेक्टर, ये बिल्कुल सही है। इनोवेशन भी करेगा जी आपका, सस्टेनेबिलिटी भी करेगा इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में। और ये मैनेज किया जा रहा है अपेडा द्वारा, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। नहीं, ये आपका जो है ये मैनेज ये नहीं कर रहे हैं, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। और इसको देखो, ये फंड फैसिलिटी जो है जो इसको मैनेज करने वाली अथॉरिटी है, मैं बताता हूँ आपको प्रॉपर तरीके से एक्चुअली एग्रीश्योर फंड है क्या। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने जो है लॉन्च किया था एग्रीश्योर फंड स्कीम। ये दिल्ली में लॉन्च करी गई थी, जिसमें एग्रीकल्चर के जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंड किया जाएगा, गाँव में जितनी भी कंपनीज हैं एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग उनको फंड किया जाएगा, और फार्मिंग सिस्टम में रेवोल्यूशनाइज किया जाएगा। बजट 2022-23 की बात है, जहाँ पे ये कैपिटल फंड रेज करने की बात करी गई थी कि यहाँ पे हम फंड को रेज करेंगे नाबार्ड के थ्रू। तो उसके लिए अब जो है एग्रीश्योर फंड जो है बनाया गया है, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से गांव और रूरल सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ और इनोवेशन लेके आएंगे। और इसमें जो कंपनी जो कैटेगरी 2 मिक्स्ड कैपिटल फंड है, कैटेगरी 2 जो मिक्स्ड कैपिटल फंड है वो आपका रजिस्टर्ड किया गया है सेबी के पास, जिसमें 750 करोड़ रुपया है। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इस फंड में 250 करोड़ रुपए देखने को हमें मिल रहा है। यानी कि नाबार्ड की कंट्रीब्यूशन है 250 करोड़, और 250 करोड़ जो है वो रेज किया जाएगा बैंक से, इंश्योरेंस कंपनी से, प्राइवेट इन्वेस्टर से। तो ऐसा नहीं है कि ये मैनेज अपेडा कर रहा है, ये ध्यान रखें, ठीक है। और एग्रीश्योर जो है ये आपका 750 करोड़ में सेबी के पास रजिस्टर किया गया है, जिसमें 250 करोड़ नाबार्ड के थ्रू आएगा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आएगा। और ये पैसा 250 करोड़ आएगा कहाँ से? बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी एंड प्राइवेट इन्वेस्टर से। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2 सितंबर 2024 यूनियन कैबिनेट ने चेयर किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। यहाँ पे कितनी स्कीम जो कि 14,235.30 करोड़ रुपए की हैं, उसमें इंप्रूव करने की बात करी गई, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो फार्मर्स का है और उनकी इनकम को बढ़ाने की बात करी गई। तो यहाँ पे कितनी स्कीम्स की बात करी गई है? ये 7 स्कीम की बात करी गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। अब ये 7 स्कीम कौन सी हैं ये आपके सामने हैं। इसमें डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, और फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की क्रॉप साइंसेस, जिसमें आउटले जो है 3979 करोड़ रुपए का है। एग्रीकल्चर, एजुकेशन, मैनेजमेंट और सोशल साइंसेज को स्ट्रेंथन करने के लिए 2291 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। लाइफ स्टॉक, हेल्थ और प्रोडक्शन, टोटल आउटले 1702 करोड़ रुपए के बनाए जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, जिसमें आउटले है 1129 करोड़ रुपए का। कृषि विज्ञान केंद्र, इसका आउटले है 1202 करोड़ रुपए का। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट है 1115 करोड़ रुपए का। तो ये 7 आपके प्रोजेक्ट्स हैं, 7 आपके स्कीम्स हैं जो 14,235.30 करोड़ रुपए की देखने को मिली हैं। इनमें से कौन से मेजर्स आपके इंक्लूड किए गए हैं जिससे हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फाइनेंसिंग फैसिलिटी को एक्सपेंड कर सकें? तो इसमें वायबल एग्रीकल्चर एसेट्स, इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट, प्राइम मिनिस्टर कुसुम कंपोनेंट ए, ये सारी स्कीम्स को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव, इफेक्टिव और इंक्लूसिव है। इसमें ग्रेजुअल एक्सपेंशन करी जाएगी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा भारत देश के अंतर्गत। और इसमें ये जो स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपए का ये फंड है। 1 लाख करोड़ रुपए का फंड है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 15 मई 2020 को दिया। 15 मई 2020 को दिया था, लेकिन इसको प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था 8 जुलाई 2020। ये ध्यान रखने की जरूरत है। ऑप्शन नंबर डी। इसकी चेयरमैनशिप में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इंक्रीज किया एमएसपी, जितनी भी सारी खरीफ क्रॉप्स हैं मार्केटिंग सीजन 2024-25 के।
तो वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है एमएसपी को इंक्रीज किया है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जिसमें खास करके जो पैडी है, पैडी हम धान कहते हैं, ठीक है, पैडी के लिए इन्होंने जो प्राइस बढ़ाई थी वो आपकी बढ़ाई थी, डेट इज़ 117 पर क्विंटल जो है बढ़ाई थी। और इसमें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी गई थी पैडी के लिए वो रखी गई थी 2300 रुपये पर क्विंटल जो है रखी गई है। और लास्ट ईयर की बात करें, हाईएस्ट इंक्रीज यानी कि 983 रुपये पर क्विंटल जो है आपका एमएसपी इसका नाइजर सीड में देखने को में मिला था। और सीसेम ठीक है, सीसेम में देखने को मिला था 632 रुपये पर क्विंटल का इंक्रीज देखने को में मिला था। तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा, 1 इज द राइट वन। FAO के अकॉर्डिंग इंडिया का रैंक वर्ल्ड में क्या है टोटल मिल्क प्रोडक्शन में? इंडिया का रैंक जो है वो फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर 1। और आपको पता है मिल्क के लिए वाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन। और हु इज द फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन? डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ठीक है, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं 2022-23 की, 2022-23 की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल था 459 ग्राम पर डे, ये हमारे पास था 2022-23 में। बिहार का कंट्रीब्यूशन जो है 22-23 में था 5.242%, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। इंडिया का पोजीशन बताइए वर्ल्ड में टोटल मीट प्रोडक्शन में कितना है FAO के अकॉर्डिंग? तो इंडिया का रैंक है जी 8वां, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। और जो टॉप प्रोड्यूसिंग आपकी स्टेट्स हैं इंडिया में वो है जी यूपी, सबसे ज़्यादा यूपी में है मीट प्रोडक्शन, और फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद महाराष्ट्र, एंड उसके बाद है आंध्रा, देन है तेलंगाना। तो दीज आर द 5 स्टेट्स जहाँ पे टॉप टू बॉटम में आता है। अगर बात पूछी जाए वूल, जो ऊन होती है, वूल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद गुजरात, देन महाराष्ट्र इज इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर C इज द राइट वन। अपेडा, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा ने साइन किया एक MOU कौन सी रिटेल मेजर कंपनी के साथ, तो डैट इंडियन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रमोशन होगी, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाएगा। तो इन्होंने ये साइन किया है, इज कॉल्ड लुलु हाइपर मार्केट। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। और जो है इसमें जो ये हाइपर मार्केट की बात चल रही है ये इंटरनेशनल लेवल पे है, और इसकी जो प्रेजेंस है आपकी इजिप्ट में, इंडिया में, और मिडल फार ईस्ट में भी देखने को मिलेगी, फार ईस्ट में। ऑप्शन नंबर C। चौथा, ग्लोबल एनर्जी मीट एंड एक्सपो ग्लोबल री इन्वेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, कहाँ पे? तो ये आपको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है गुजरात में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, गुजरात में गांधीनगर। और इसका इवेंट का थीम, इस इवेंट का थीम क्या था? दैट इज इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इंस्पायर। इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इंस्पायर, दिस इज द मेन थीम। और ये फर्स्ट ग्लोबल री इन्वेस्ट की बात करी जाए तो फर्स्ट ग्लोबल री इन्वेस्ट जो किया गया था वो 2015 में किया गया था। और सेकंड और थर्ड की बात करी जाए तो सेकंड 2018 में, और थर्ड वाला जो री इन्वेस्ट की बात करी गई थी 2020 में। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। हाईएस्ट माइलस्टोन जो 200 गीगावाट का है नॉन फॉसिल एनर्जी का, तो इसमें कैपेसिटी हाईएस्ट माइलस्टोन जो है वो किस स्टेट ने लिया है? गुजरात, सिक्किम, जम्मू कश्मीर? यस, ऑल दीज आर द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। 200 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी जो है इन्होंने टॉप अचीवर रहे हैं। और इसमें जो टॉप अचीवर में स्टेट की अगर बात करी जाए तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न की बात करी जाए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। यूनियन टेरिटरीज की बात करी जाए तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और लद्दाख की बात आती है। अगर मैं कैटेगरी लेके चलता हूं जिसमें ओवरऑल सोलर एनर्जी पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, राजस्थान, गुजरात एंड कर्नाटका। जहाँ पे विंड एनर्जी पोटेंशियल ज़्यादा है, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। और जिन्होंने हाइड्रो पावर पोटेंशियल में अचीविंग हासिल करी है दैट इज़ हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका एंड उत्तराखंड। तो दिस डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डेटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइएस्ट माइलस्टोन ऑफ 200 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी जो 14 सितंबर को अनाउंस करी गई थी। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा।
सोलर एनर्जी पूछी जा सकती है, विंड एनर्जी पूछी जा सकती है, हाइड्रो पावर पूछा जा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी पूछा जा सकता है, ये पता होना चाहिए। वैसे ही इंडिया में अगर एनर्जी पूछा तो सबसे ज़्यादा जो है हमारी थर्मल एनर्जी पैदा करी जाती है, ठीक है, और वो भी सबसे ज़्यादा कोल से। तो ये पता होना चाहिए तुम्हें, ये डेटा स्टेट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि न्यूज़ में था ये। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 5 सितंबर 2024 को अनाउंसमेंट करी। इसमें कौन सी स्टेट जो है जिसमें स्टेटस मिला टॉप अचीवर का, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के अंतर्गत। तो ये जो है आपकी कौन सी स्टेट ने अचीव किया टॉप अचीवर, दैट इज उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उत्तर प्रदेश। और ये अनाउंसमेंट जो है पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, न्यू दिल्ली में इन्होंने करी थी। और यहाँ पे बिज़नेस रिफॉर्म कैसे उत्तर प्रदेश में किया जाए, कैसे जो है फैसिलिटेट किया जाए, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए, इन्वेस्ट यूपी की बातें यहाँ पे करी गई। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा, बी इज़ द राइट वन। अगला क्वेश्चन है जी, विश्वस्या नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, इसके रिगार्डिंग आपको पॉइंट बताना है क्या है। ये टेक्नोलॉजी स्टैक जो है ऑफर कर रहा है ब्लॉकचेन एज ए सर्विस विद जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है पॉइंट, जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। ये मिनिस्ट्री जो है लॉन्च करेगी नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क जो कि प्रमोट करेगा रिसर्च और एप्लीकेशन डेवलपमेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक ट्रस्टेड जो है प्लेटफॉर्म बनाएगा। इसका विजन यही है। यस, दिस इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। पहला और दूसरा ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। इनमें स्टेटमेंट बोथ 1 एंड 2। ये जो विश्वस्या की बात चल रही है तो ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, माइटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ने अनवील किया है NBF लाइट, NBF लाइट, NBF लाइट, ठीक है। NBF लाइट जो है एक लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है और एक इनोवेटिव ब्लॉकचेन इनेबल सोल्यूशन है जो कि वेरीफाई करेगा मोबाइल ऐप्स का ओरिजिन और नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल को वेरीफाई करेगा। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ट्रांसपेरेंट और सिक्योर तरीके से डिजिटल सर्विसेज हम लोगों को प्रोवाइड कर सकें। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। कौन सी कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिला है अगस्त 2024 में, अगस्त 2024 में जी, अगस्त 2024 में किस कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिला है। तो ये सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और SJVN लिमिटेड को, रियलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और NHPC लिमिटेड को, NHPC लिमिटेड एंड सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, सबको बिल्कुल सही है। ऑल दीज आर द करेक्ट आंसर। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा इसको स्टेटस मिला है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। और इसको सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो इस्टेब्लिश किया गया था 2011 में इस्टेब्लिश किया गया है और एज ए नॉन प्रॉफिट कंपनी। और इसको 2015 में जो है कमर्शियल कंपनी के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। रियलटेल की बात करते हैं, इसको अगस्त 2024 में बनाया गया था और इसको नवरत्ना स्टेटस मिला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। रियलटेल को इस्टेब्लिश किया गया है आपका ये 2000 में 26 सितंबर 2000 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और NHPC लिमिटेड जो आपकी एंड सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो NHPC है इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में अंडर द कंपनी एक्ट 1956। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा जी, डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। रिसेंटली कौन सी कंपनी को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस स्टेटस मिला है यहाँ पे, तो वो मिला है जी आपका ग्रिड इंडिया को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रिड इंडिया। ग्रिड इंडिया एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है इंडियन पावर सेक्टर जिसमें मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का स्टेटस इनको मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है जिसमें स्मूथ ऑपरेशन करना इंडियन पावर सिस्टम में, एफिशिएंट पावर ट्रांसफ़र करना बिटवीन द रीजन्स और एफिशिएंटली जो है इंटरनेशनल पावर एक्सचेंज करना, उसको फैसिलिटेट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, सी, ग्रिड इंडिया इज द राइट आंसर, ग्रिड इंडिया। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 का रिलीज किया गया है कब। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू जो है 31 जुलाई 2024 को आपका रिलीज किया गया था। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर आपसे बात पूछी जाए तो ये जो ये रिव्यू है ये क्या है, इसमें एक्सपोर्ट्स की बात करी गई थी।
तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बात करता हूँ कि 2022 का डेटा आया था, 2023 में रिपोर्ट रिलीज़ करी गई थी। यूएसए, ब्राज़ील, चाइना, उसके बाद कनाडा एंड इंडोनेशिया, ये टॉप 5 कंट्री हैं जिसने एक्सपोर्ट किया था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, और इंडिया का रैंक था 7वां। इंडिया ने 7वां रैंक अर्जेंटीना के साथ शेयर किया था, यानी कि अर्जेंटीना भी आपका 7वीं पोजीशन के ऊपर था। और ओवरऑल की बात करी जाए तो यूएस ने टॉप किया था एक्सपोर्ट में, चाइना ने टॉप किया था इंपोर्ट में, यानी कि चाइना में इंपोर्ट बहुत ज़्यादा देखने को में मिला था। इंडिया का रैंक अगर मैं ओवरऑल कैटेगरी की बात करता हूं तो इंपोर्ट कैटेगरी में इंडिया का रैंक आपका आया था फोर्थ रैंक था, और चाइना का टॉप लिस्ट पे देखने को में मिल रहा था। इज इंपॉर्टेंट वन। ऑप्शन नंबर सी। ये एक डेटा रिलीज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अगस्त 2024 में। इंडिया का रैंक आपको बताना है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में क्या है, तो इंडिया का रैंक एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में है सेकंड, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि पहला रैंक जो है वो चाइना का है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, थर्ड लार्जेस्ट जो है आप लाइम प्रोड्यूसर हैं, और फोर्थ लार्जेस्ट जो है आप आयरन ओर प्रोड्यूसर देखने को मिलते हैं, ऑप्शन नंबर 1। 31 जुलाई 2024 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इंडिया को इलेक्ट किया एज ए वाइस चेयर ऑफ विच बॉडी, इस बॉडी का वाइस चेयरमैन, दैट इज सप्लाई चेन काउंसिल, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सप्लाई चेन काउंसिल। ये इस्टेब्लिश किया गया है इंडिया के द्वारा, और इंडिया की जो 13 अदर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पार्टिसिपेंट्स हैं उनके द्वारा। ये बॉडीज़ जो हैं आपकी, जैसे सप्लाई चेन काउंसिल, क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क और लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड, ये 3 बॉडी आपकी सेटअप करी गई थी, और इसमें जो आपका इंडिया का वाइस चेयरपर्सन सप्लाई चेन में देखने को आपको मिला है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2024 में कितनी है? इंडिया की रैंकिंग है 19वीं, 19th रैंक है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 19वां रैंक। और 3 शहर, अच्छा 2023 में इंडिया का रैंक जो था इसमें 21 था, अब सुधार के 19वां हो चुका है। 3 शहर इंडिया के जिसमें नंबर जो है बेंगलुरु 8वीं पोजीशन के ऊपर, न्यू दिल्ली आपका 11वीं पोजीशन के ऊपर, मुंबई जो है आपका 20वीं पोजीशन के ऊपर, ये टॉप 20 में देखने को हमें मिले हैं। यूएस जो है आपका सबसे ज़्यादा ऐसा देश जहाँ पे प्रॉपर तरीके से ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है देखने को अच्छा से मिलता है, और ख़ास करके सैन फ्रांसिस्को बे, ये इसको लिस्ट में टॉप लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया है, तो मतलब यूएसए वाज द मेन कंट्री, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। इस कंट्री ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है, और इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, तो वो है जी यूके। यूके में हमारा बहुत सारा प्रोडक्ट अब जा रहा है, तो यूनाइटेड किंगडम जो है इंडिया का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, चाइना को पीछे छोड़ दिया है। यहाँ पे मशीनरी, फूड आइटम, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, आयरन स्टील, ये बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की यूके को जा रही हैं, ऑप्शन नंबर बी। स्टेट रिसीविंग द मोस्ट जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग सबसे ज़्यादा किस स्टेट को है? वो है उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन नंबर डी 75। इसके बाद नंबर 2 आता है तमिलनाडु का, जहाँ पे 58 जीआई टैग्स देखने को आपको मिलते हैं। अभी रिसेंटली 6 प्रोडक्ट से उत्तर प्रदेश के जिसको स्टेटस मिला था आपका जीआई टैग का, जैसे ट्राई कलर बर्फी, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ऑफ बनारस, और थारू एम्ब्रॉयडरी ऑफ लखीमपुर खेरी, केन एंड बैम्बू क्राफ्ट एंड जरदोसी क्राफ्ट ऑफ बरेली, हैंड ब्लॉक प्रिंट ऑफ पिखुआ हापुड़, ये देखने को हमें मिले थे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। रिसेंटली इंडिया ने इलेक्ट किया है वाइस चेयरमैन ऑफ किस कमेटी का, मतलब इंडिया को इलेक्ट किया गया है वाइस चेयरमैन ऑफ विच सब कमेटी, वो है जी आपकी ग्लोबल जो है दैट इज फिशरी मैनेजमेंट सब कमेटी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फिशरी मैनेजमेंट सब कमेटी ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ऑन फिशरी। और 35th सेशन आपका देखने को मिला था 2022 में रोम इटली में, FAO का हेडक्वार्टर वहाँ पे है रोम इटली, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से फिशरीज़ के ऊपर कंडक्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल फिशरी, ये फिशरी अगर आप कर रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबल तरीके से आप करें, तो इसी चीज़ों के ऊपर जो है प्रॉपर तरीके से बात करी गई थी यहाँ पे, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन, और ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज ये थे आज के करंट अफेयर्स हमारे, और एक करंट अफेयर रह गए हैं पर्सन इन न्यूज़ एंड अवार्ड्स वाले, वो भी आपके
कल आ जाएंगे। और सैटरडे को हमारी एक क्लास है रात को 9 बजे, जिसमें हम 70th बीपीएससी के लिए क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वो सबसे बड़ी मैराथन होगी अब तक की मेरी, और जिसमें मैं लगातार सुबह रात के 9 बजे से, हो सकता है सुबह के 9 बज जाएँ, तो ये हम करेंगे। लेकिन 500 क्वेश्चन पूरी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, बीपीएससी लेवल के क्वेश्चन उसमें होंगे। लाइव पढ़ेंगे, कोई भी डाउट होगा आप तुरंत पूछेंगे वहाँ पे। सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे मिलेंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप लोग जो हैं हमारे स्टेट पीसीएस बैचेज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और शाम को 6 बजे से क्लासेस हैं इन बैचेज़ की, और वीआईपी लाइव कूपन कोड लगा के आप अपना मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके लिए आपको स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको इस कोर्सेज़ के लिंक मिल जाएंगे। क्लिक करेंगे, सीधा आप बाय कर सकते हैं वहाँ से। जब आप बाय करेंगे, पे करेंगे, तो पे करने से पहले आप कूपन कोड डाल सकते हैं वीआईपी लाइव, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी कुछ भी डाउट हो, चाहे आप हमारे पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी अन्य पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तुम्हें कुछ भी डाउट आता है, यू कैन मैसेज मी ऑन द इंस्टाग्राम डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से यहाँ पे। तो कोई भी डाउट है आप मुझसे यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।